इस कहानी में आज से 30 वर्ष पूर्व पहाड़ की नई बहू के मनोभावों को दर्शाने का प्रयास किया है। किस प्रकार से वह चीज़ों पर प्रतिक्रिया करती है और समझने की कोशिश करती है। किसी भी घटना का व्यक्ति विशेष एवं स्थान से कोई संबंध नहीं है। मानकी अपने आप से कुछ बातें। मानकी और तिमुली खिमुली। मानकी तिमुली और खिमुली से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। कल सुबह वो दो लड़कियां आने वाली थी। ये क्या, शाम से ही आज भयंकर तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई थी। तेज हवाएं चल रही थी और आसमान में जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। उसका घर ऊंचाई में होने के कारण हवा के थपेड़ों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सास ससुर आपस में बात कर रहे थे। हमारी सारी फसल बर्बाद होने को आई। उन लड़कियों को पहले ही बुला लेना चाहिए था। कल भी बारिश न रुकी तो कुछ नहीं बचेगा खेत में। ये सब बातें मानकी के कानों में चुभ रही थी, जैसे ये सब उसी का किया हो। रात भर बारिश हुई पर सुबह धूप निकल आई। सास ने कहा, सब जगह पानी हो गया है, जाकर जानवरों के लिए घास काट के ले आ, तब तक वो लड़कियां भी आ जाएंगी। मानकी रस्सी और आसी लेकर चल पड़ी। उसने एक भारी 6-8 घास के गठरों की एक बड़ी गठरी घास की काटी और घर वापस आने लगी। एक जगह पहुंचकर उसे लगा घर आ गया, पर जब उसने सर उठा के देखा तो वहाँ एक मिट्टी का मकान है। यह जगह उसे जानी पहचानी लग रही थी, पर उसने मन में सोचा, ऐसा तो नहीं था हमारा घर। वो उसी रास्ते में आगे निकल गई। वो अपना घर और रास्ता भूल गई थी। तिमुली और खिमुली उनके घर पहुंच गई। उनकी माँ भी साथ आई थी। तिमुली लगभग मानकी की उम्र की थी और खिमुली 1-2 बरस छोटी। उनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिताजी बीमार रहते थे और माँ औरों के घर में काम करती थी। 2 छोटे भाई जो अभी 8-10 वर्ष के थे। लड़कियां बड़ी हो रही हैं। उनकी माँ उन्हें ऐसे ही किसी के घर में काम करने नहीं भेजती थी और लड़कियां भी नहीं जाना चाहती थी। मानकी के ससुराल में वो निश्चिंत थी, तो वहाँ ले आई, जिससे घर में 2 पैसे आ जाएं और भाइयों की स्कूल की फीस और किताबों का खर्च निकल जाए। सास ने उनसे कहा, तुम लोग थोड़ी देर बैठो, बहू अभी आ जाएगी, वो तुम्हें खेत का सारा काम बता देगी। लड़कियों की माँ ने कहा, हमने अभी बहू को देखा था रास्ते में घास का गट्ठर लेकर दूसरे गांव की तरफ जाते हुए। हमने आवाज दी थी पर उसे शायद सुना नहीं। मानकी की सास ने अपना सिर पकड़ लिया। मानकी उन्हें हर वो वजह दे रही थी जिनसे उन्हें यकीन हो जाए कि उसे सुना ही नहीं देता है। सास ने कहा, उसे सुना ही नहीं देता, बच्चों तुम लोग जाकर उसे घर तक ले आओ। मानकी अभी कुछ दूर ही पहुंची थी। वो 2 लड़कियां दौड़ी दौड़ी गई और मानकी के पास पहुंच गई। उन्होंने कहा, भाभी भाभी, आपको आमा यानी मानकी की सास बुला रही है, जल्दी चलो घर। मानकी ने उनसे कहा, मुझे घर नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा, आप आगे निकल आई हो, घर पीछे रह गया। मानकी उनके साथ वापस आने लगी। वह मन ही मन सोच रही थी, अगर वो सही रास्ते आई थी तो घर कैसे पीछे रह गया। वो सारे घर देखते हुए आ रही थी। वो तीनों घर पहुंचे तो मानकी दंग रह गई। क्या, ये तो वही पुराना घर था जिसके सामने वो रुकी थी। घर ऊंचाई में था तो पिछली रात के तूफान और बारिश के कारण मकान का सारा सफ़ेद कमेट यानी खड़िया निकल चुका था। दीवारों पर बस मिट्टी रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खंडहर या गौशाला हो। मानकी का दिल भर आया। क्या सोचकर
मेरे बाजू ने ऐसे घर में मेरी शादी कर दी। मैंने तो सोचा था कई लोग होंगे ससुराल में, बड़ा घर, लोग न सही घर तो अच्छा होता। अब के समय में कुछ ही सीमेंट के चूना लगे हुए घर होते थे। ज़्यादातर मिट्टी के ही घर होते थे, कमेट यानी खड़िया से रंगे। पर गांव ढलान में बसे होने के कारण हवा पानी का असर नहीं होता था उन पर। किसी घर का ऐसा हाल पहली ही बार देखा था उसने। सास जोर जोर से बड़बड़ा रही थी। एक तो कान नहीं सुनती, ऊपर से सीधी भी ज़्यादा है। इन लोगों ने नहीं देखा होता तो कौन ढूंढने जाता। हम तो दोनों चल फिर नहीं सकते, और भी बहुत कुछ। सास ने मानकी को उनसे मिलवाया और उनको खेत में साथ ले जाने को कहा। तिमली बड़ी और खिमली छोटी थी। तिमली शांत और समझदार, वहीं खिमली उससे एकदम उलट, किसी की न सुनने वाली। दोनों में जमीन आसमान का अंतर। खिमली आज भी चिढ़ रही थी। वो बार बार अपनी माँ से कह रही थी, मुझे नहीं काम करना, मैं भी आपके साथ घर आऊंगी। मानकी की सास भी ये सब देख रही थी। लड़कियों की माँ ने तब मानकी की सास से कहा, जीऊ, पहाड़ में बड़ों को आदर से पुकारे जाने वाला शब्द। जीऊ और घर वाले अच्छे से बर्ताव नहीं करते हैं ना, तो नहीं जाना चाहती लड़कियां काम करने। आपके घर में तो कोई डर नहीं है, मैंने सब समझा दिया है इसे। आप खूब काम कराना, छोटी है, गुस्सा हो जाती है। ये कहकर उसकी माँ वापस चली गई। मानकी और तिमली खिमली खेत की ओर चल दिए। मानकी को दोनों के नाम एक जैसे लग रहे थे, कौन तिमली और कौन खिमली। खिमली सीढ़ीदार खेत में एक से दूसरे खेत में कूदते हुए चल रही थी। साथ में जोर जोर से पहाड़ी गाने, न्योली, छबेली गा रही थी। वहीं दूसरी ओर तिमली चुपचाप मानकी के पीछे पीछे चल रही थी। मानकी उन दोनों के साथ बहुत खुश थी और खिमली को देखकर तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था। वो तीनों ही खेत में पहुंच गए। मानकी उन दोनों को काम बता रही थी, पर खिमली उसे कोई बात नहीं सुन रही थी। मानकी और तिमली ने धान काटने शुरू कर दिए, पर अभी भी खिमली ऊपर नीचे खेत में ही कूद रही थी। कभी किसी पेड़ पर चढ़ जाती, कभी जोर से गाना गाती। तिमली उसे इशारे से मना करती, पर खिमली और ज़्यादा मस्ती करने लगती। मानकी को उसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। कितनी अच्छी जिंदगी है ना इसकी, जो मन में आया वो कर सकती है। अपनी उछल कूद से खिमुली थक कर पेड़ के नीचे जाकर फल खाने लगी और सो गई। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। शाम को तीनों ही घर आ गए। बड़ी बहन घर के कामों में भी मानकी का हाथ बटा रही थी। अगले दिन सुबह भी उसने मानकी की मदद की, अनाज को बाहर सुखाने, जानवरों को नहलाने, घास काटने, दूध निकालने और भी सभी कामों में। खिमुली ने कुछ नहीं किया। घर का काम निपटाकर वो तीनों खेत में पहुंच गए। आज भी कल ही की तरह मानकी और तिमुली काम कर रहे थे और खिमुली मस्ती। मानकी खिमुली को देख देख कर खुश होती रही। उसके दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि उसे खिमुली को काम के लिए कहना है। अगर काम समय पर नहीं पूरा नहीं हुआ तो सास से उसे डांट पड़ेगी। तिमुली और मानकी साथ में काफ़ी बातें करती। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर गए। वो दोनों काम करते और खिमुली खेत में मस्ती। तिमुली उसे अकेले में डांटती, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने खिमुली से कहा, हम काम करने आए हैं यहाँ,
काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। मानकी भाभी ने अगर बूढ़ी अम्मा को शिकायत कर दी तो? खिमली बोली, तू कर काम, मैं तो नहीं करूँगी। मानकी भाभी नहीं कहेंगी शिकायत, वो तो खुद ही बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ ना होती तो खेतों में नौकरों की तरह काम पर लगी रहती क्या? कौन देख रहा था उनको? बूढ़ी अम्मा तो खेत में जा नहीं सकती। अक्लमंद होती तो मेरी तरह मजे करती खेत में जाकर। इतने दिनों में मानकी और तिमुली में अच्छी दोस्ती हो गई थी। तिमुली ने मानकी को कहा, भाभी आप कहो ना खिमुली को काम करने को, मेरी संती नहीं। मानकी बोली, रहने देना, छोटी है, उसे मस्त रहने दे। थोड़ा थोड़ा करने को कहूँगी। मुझे इससे कुछ कहने का मन नहीं करता, क्योंकि इसे देखकर मुझे अपनी बहन की याद आती है। मानकी उसकी तरह नहीं बन सकती थी, तो उसकी मस्ती में खुद की खुशी ढूंढ रही थी। सास ने देखा कई दिन बीत गए, फिर भी अभी काफ़ी काम बचा है, तो मानकी को कहा, तू लड़कियों से ठीक से काम तो करवा रही है ना? अगर दिवाली से पहले काम खत्म नहीं हुआ तो याद रखना, मायके नहीं जाने दूंगी। मानकी के हाथ पैर फूलने लगे। अभी तो फसल पूरी कटी भी नहीं। फिर सीढ़ीदार खेतों से उसे घर तक लेकर आना, आंगन में लिपाई करके धान को मारना, बालियों से धान अलग करने के लिए दो लोगों ने फटेला यानी हवा लगाकर सूप से धार देकर भूसे को अलग करना, पूरी तरह साफ करने के लिए प्रक्रिया को कई बार दोहराना, खेत खाली होते ही मसूर दाल को बोना। कैसे होगा ये सब? अगर नहीं हो पाया तो? नहीं, मैं कर लूँगी, रात दिन एक कर, मैं सब काम पूरा कर लूँगी, मानकी ने मन में सोचा। तब के समय पहाड़ का जीवन बहुत कठिन था। मैदानों की तरह मशीन नहीं थी काम करने को, सभी काम खुद ही करने पड़ते थे। अक्टूबर नवंबर के महीने में तो पानी पीने की भी फुर्सत नहीं होती थी। फसल काटने के बाद साल भर के लिए गाजर यानी सूखी घास काटना, वो भी पहाड़ में। अब तो आसानी से चारा खरीद कर ले आते हैं। अब पहाड़ के गांव में कुछ ही लोग बचे हैं, और वो भी केवल बुजुर्ग। ना उनमें हिम्मत है, ना ही गांव में लोग हैं जो काम में हाथ बटा सके। सारी जमीन पहाड़ के पहाड़ बंजर पड़ चुके हैं। आज की पीढ़ी तो शायद उस काम की कल्पना भी नहीं कर सकती। शायद यही वजह है उस काम को छोड़कर जो भी औरत गई, कभी लौट कर नहीं आई वापस पहाड़, ना ही अपनी बेटी और बहू के पहाड़ जाने की इच्छा रखी। आज मानिकी खेत की ओर जाते हुए खिमुली को समझा रही थी, तू भी काम में हाथ बटा, हमें जल्दी काम खत्म करना है। खिमुली को उससे चिढ़ हो रही थी। वो मानकी की बात अनसुना कर रही थी और मुंह बना रही थी। मानकी उसे दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में काम करने को कहती रही। वो अनमने ढंग से थोड़ा काम करती, फिर बैठ जाती, और जब तक उसे दोबारा ना कहा जाए तब तक काम नहीं शुरू करती। खिमुली ने उसे बहुत परेशान कर दिया। उसे टोकना भी अच्छा नहीं लग रहा था। खिमुली घर आते ही सो गई। मैं तो आज थक गई हूँ, मैंने बहुत काम किया आज। वहीं मानकी और तिमुली ने घर का सारा काम किया और धान मड़वा आदि फसलों की देर रात तक मड़ाई भी की। ऐसे ही काम करते करते कुछ और दिन बीत गए। खिमुली का वही रवैया कायम था, बिना बोले कोई काम नहीं। मानकी उसे कहती, तुम काम नहीं करोगी तो मैं आमा से शिकायत कर दूंगी। खिमुली चिढ़कर कहती, मैं नहीं डरती किसी से। ऐसे ही दिन गुजरते गए। उसे पता था मानकी कुछ नहीं कहने वाली। एक दिन लड़कियों की माँ आई। आमा ने उसे कुछ रुपये, अनाज और कपड़े दिए। वो अपनी बेटियों से मिली और ठीक से काम करने को कहा। तभी आमा
मानकी की सास ने देखा खिमली अपनी माँ से झगड़ा कर रही है। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं नहीं करूँगी काम, मेरी शादी करा दो आप उसी आदमी से। आमा ने पूछा, ये क्या हो रहा है, क्या बोल रही है ये लड़की? माँ थोड़ी झेंपते हुए बोली, जीऊ, अब आपसे क्या छिपाना, अब लड़कियों की शादी के लिए सोच रहे हैं। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है हमारी, तो अच्छे रिश्ते तो आएंगे नहीं हमारे घर। इसी बात का फ़ायदा उठाकर किसी ने एक बूढ़े का रिश्ता भेज दिया तिमुली के लिए। इनकी उम्र के तो बच्चे ही हैं उसके। मैंने मना कर दिया। तब से खिमुली पीछे पड़ी है मेरी शादी करा दो उससे। हैदराबाद में रहता है, अपना घर है उसका। मुझे खेत में दूसरों के घर में काम नहीं करना, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। अब आप ही बताएं, तिमुली से पहले खिमुली की शादी कैसे कर सकते हैं, वो भी जो 50 साल का है उससे। थोड़े दिन में मर जाएगा तो। बहुत जिद्दी होती जा रही है ये। आमा ने कहा, क्यों खिमुली, क्यों तंग कर रही है अपनी माँ को? पहले तेरी बहन की, फिर तेरी होगी शादी। आमा ने उसकी माँ से कहा, तुम जाओ अपने घर, मैं बात करूंगी इससे। सास ने सोचा, मानकी इनकी ही उम्र की है, वो अच्छे से समझाएगी उसे। उन्होंने मानकी को बुलाया और खिमुली को समझाने को कहा। रोज ही की तरह वो तीनों खेत में पहुंच गए। मानकी ने उसे प्यार से कहा, अरे खिमुली, तेरे लिए हम अच्छा लड़का ढूंढेंगे, सुंदर, पढ़ा लिखा और समझदार। और तेरे से पहले तो तिमुली की शादी होगी, तो बुढ़े से थोड़ी करेगी शादी। खिमुली वैसे ही गुस्से में थी। आमा को तो वो कुछ कह नहीं पाई थी। माँ और आमा की भड़ास मानकी पर निकाल दी। आहा, पढ़ा लिखा लड़का नहीं चाहिए मुझे। भाभी, आप तो पढ़े लिखे हो, और भैया तो और भी ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार। क्या कर लिया आपने, और भैया ने आपके लिए क्या किया? हमारी ही तरह आप भी तो खेत में काम कर रहे हो। हम तो फिर भी कमाने के लिए काम करते हैं, आप तो गुलाम हो। भैया को आपकी कोई फिक्र होती तो ऐसे अकेले घर में छोड़ते आपको, दिन रात मजदूर बनाकर। नहीं चाहिए आपके जैसा पति, ना आपके जैसी जिंदगी। मैं तो सूबेदार से ही शादी करूंगी और सूबेदार नहीं बनूंगी। मुझे मत समझाओ, खुद बेवकूफ़ हो आप। तिमुली अभी भी बक करे जा रही थी। तिमुली ने उसे चुप कराने की कोशिश की। जब वो नहीं मानी तो उसने उसे एक जोर का थप्पड़ मार दिया। मानकी की तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो स्तब्ध थी। आंखों के सामने अंधेरा आ गया था। कानों में खिमुली की आवाज़ गूंज रही थी। मानकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने शादी के बाद की हर घटना, हर बात तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। क्या सच में मेरे सास ससुर के लिए मैं एक नौकरानी हूँ? शाम को मेरी कोई चिंता नहीं? सच ही तो कह रही है खिमुली। नहीं नहीं, शाम को उसकी चिंता है। कैसे उन्होंने उसे समझाया था, कैसे ध्यान रखा था। पर फिक्र होती तो ऐसे छोड़ कर नहीं जाते काम करने को अकेले घर में। मानकी के दिमाग में वही सब घूम रहा था। शाम को उसकी सास उससे खेतों के बारे में पूछ रही थी, पर उसके कानों तक कोई आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। उसने आज तक कभी ऐसा नहीं सोचा था। खिमली ना कहती तो वो कभी नहीं समझ पाती उसकी क्या जगह है उसके घर में। वो रात भर यही सोचती रही। सुबह घर के काम कर वो खेत पहुंच गई। खिमली ने उससे माफ़ी मांगी। भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ कह दिया।
मानकी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप काम करती रही। जब शाम को वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा शाम कुछ देर पहले ही घर पहुंचा था, पर उसे देखकर मानकी को कोई खुशी नहीं हुई। उसने शाम की तरफ देखा और अपने कामों में लग गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कल से उसका मन भरा हुआ था। उसे जोर जोर से रोने का मन कर रहा था, पर किसके सामने रोए। उसका कोई अपना न था। उसे बाजू पर भी गुस्सा आ रहा था। उन्हें कोई फिक्र होती तो इस हाल पर न छोड़ते। अब शाम भी खेतों में हाथ बटाने लगा। खिमली को अपनी बात का पछतावा था और शाम का डर भी था, तो वो खेत में ठीक से काम करने लगी। खिमली रोज मानकी से कहती, भाभी भैया घर आए और आपने दावत भी नहीं दी। मानकी मायूस हो जाती। उसे शाम के आने की कोई खुशी नहीं थी और उसके पास पैसे भी नहीं थे दावत देने के लिए। चारों ने मिलकर कुछ ही दिन में दिवाली से पहले ही काम खत्म कर लिया। तिमली खिमली को कपड़े अनाज देकर आमा ने उन्हें अपने घर वापस भेज दिया। शाम को देखते ही मानकी को गुस्सा आने लगता और गला भर आता, पर शिकायत नहीं की उसने। शाम को इस बार मानकी बूझी बूझी सी लगी। जितना जरूरी हो उतना ही बोलती थी। शाम ने उससे पूछ ही लिया, क्या हुआ मानकी, तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? काफ़ी देर तक बार बार पूछने पर मानकी के मन का गुबार फूट पड़ा। एक सांस में ही सारी बातें शाम को बोल दी कि उसके लिए कितना काम होता है, कोई बात करने के लिए नहीं है। उसे पता नहीं चलता कब त्योहार आए और गए। वो कहीं नहीं जा सकती। सास सबसे कहती है, वो कान नहीं सुनती। मायके भी नहीं गई। खिमुली ने उसे क्या क्या कहा और उसे कितना बुरा लगा। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। शाम ने उसे चुप कराया। सहारा पाकर मानकी ने शाम से कहा, मैं अब नहीं रहूंगी यहाँ, तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। शाम ने कुछ रुक कर उत्तर दिया, नहीं मानकी, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, वो मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं इजा यानी माँ से कह दूंगा कि दिवाली पर कुछ दिनों के लिए तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दें। ये कहकर शाम अगले दिन अपनी ड्यूटी पर वापस चला गया। मानकी ने कुछ नहीं कहा। उसे अब किसी से उम्मीद नहीं थी, ना ही ससुराल से, ना बाजू से और ना ही श्याम से। अब खिमली की कही सारी बातें सच लगने लगी थी उसे। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे।